जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं आर्थिक व्यवस्थाएं, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूंजीवाद के बारे में, समाजवाद के बारे में और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो मैं सबसे पहले हेडिंग डाल करके आपको बताना चाहता हूं, आपका जो चैप्टर का नाम है आर्थिक व्यवस्थाएं। चैप्टर का नाम है आर्थिक व्यवस्थाएं। इस आर्थिक व्यवस्था चैप्टर में आपको अध्ययन करना पड़ता है पूंजीवाद के बारे में। किसके बारे में? पूंजीवाद, समाजवाद एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आपका टॉपिक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कोई बात नहीं, आपको समझना है। सबसे पहले आप समझेंगे आर्थिक व्यवस्था किसे कहा जाता है। किसी भी देश की सरकार हो, कोई भी देश हो, किसी भी देश की सरकार हो, अपने आर्थिक गति को प्रदान करने के लिए, मतलब लोगों को रोजगार मिले, व्यापार बढ़े, इसको बढ़ाने के लिए तमाम तकनीकें अपनाती है, जिसे आर्थिक विकास कहा जाता है, आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है। हमारे पास बुक है, आपके पास बुक है। आपको मैं बता दूं, प्रत्येक सरकार अर्थव्यवस्था के आर्थिक गति को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ नियमों को अपनाती है, कुछ तौर तरीकों को अपनाती है, जिसे संस्था कहते हैं। इन संस्थाओं का सहारा लेकर के क्या करती है? आर्थिक विकास करती है, आर्थिक व्यवस्था अपनाती है। तो आपके पेपर में आर्थिक व्यवस्था से आ से पूछे तो आप लिखेंगे क्या? ये भी आपके मस्तिष्क में होगा। तो आपको इसका आ से लिखना है, ऐसे छोटा सा लिखना है, बस समझ लोगे तो ऑटोमेटिक लिख लोगे। किसी भी देश की सरकार, कोई भी देश हो सकता है, हमारा भारत देश अपना मानेंगे हम, किसी भी देश की सरकार अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करने के लिए, क्या गति मतलब तेजी से रोजगार बढ़े, रोजगार बढ़े, लोगों को सुख सुविधाएं मिले, ठीक है, विकास को गति प्रदान करने के लिए जिन नियमों, तौर तरीकों को अपनाती है, समझ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे संस्था कहते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, अभी आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा से, पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं आर्थिक व्यवस्था। अब आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने यहाँ देखते हैं, अपने इंडिया में देखते हैं, सरकारी बस भी चलती है, प्राइवेट बस भी चलती है, सरकारी कॉलेज भी चलता है,
और प्राइवेट कॉलेज भी चलता है। चलता है कि नहीं चलता? सरकारी हवाई जहाज़ चलती है और प्राइवेट हवाई जहाज़ भी चलती है, हवाई जहाज़ चलती है। अब आप समझिएगा, तो सरकारी बैंक चलती है और प्राइवेट बैंक भी चलती है। तो कुल मिलाकर के गति को प्रदान करने के लिए जो भी तौर तरीके सरकार द्वारा अपनाए जाते हैं उसे आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है। इतना ही आपको समझना है। इसके बारे में अब आप पढ़ेंगे पूंजीवाद क्या है। आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। एक पॉइंट आपको क्लियर कर लेना चाहिए। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में कौन आता है, क्या आता है और आर्थिक प्रणाली में क्या आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अर्थव्यवस्था में आपको बताना चाहते हैं कि आजीविका जो कमाते हैं, जो जीवन यापन करते हैं, आजीविका मतलब जीवन यापन करने के लिए कोई व्यक्ति बाल काटता है, कोई व्यक्ति ट्यूशन पढ़ाता है, कोई व्यक्ति कोचिंग पढ़ाता है, कोई व्यक्ति खेती करता है, सब्जी बेचता है। मतलब अर्थव्यवस्था में सबको शामिल किया जाता है। लेकिन अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नियम होते हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए क्या होते हैं? नियम बनाए जाते हैं और सिद्धांत बनाए जाते हैं, तौर तरीके अपनाए जाते हैं और संस्थाएं आती हैं। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए देखो, इसको चलाने के लिए संस्था की भी ज़रूरत पड़ती है, नियम की ज़रूरत पड़ती है, सिद्धांत की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग आर्थिक प्रणाली कहते हैं। समझिएगा एक बार फिर से, अर्थव्यवस्था में सब आते हैं, जो भी जीवन यापन करने के लिए, कोई टीचर है, कोई पढ़ाता है, कोई लिखता है, कोई पढ़ता है, पैसे के लिए जो लोग कोई भी काम करते हैं उसे आता है अर्थव्यवस्था में लाया जाता है। आर्थिक प्रणाली में नियम आता है। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नियम है, सिद्धांत है, संस्था है। अब इसको मैं बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था की मेन धुरी होती है, संस्था है कि नहीं? संस्था। सेबी संस्था है। सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संस्था है। सरकार समय समय पर कैबिनेट का प्रस्ताव ला करके नियम कानून, वित्त मंत्रालय नियम कानून बनाता है। तो जो संस्थाएं होती हैं, जो नियम कानून होते हैं, उसे आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में सब आता है, पूरा जीवन यापन करने के लिए जो काम किया जाता है। इसको लिख लीजिए। आपको अब ध्यान देना है पूंजीवाद के बारे में। पूंजीवाद किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, ध्यान दीजिएगा। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? आप लोग सुनते होंगे साधारण तौर पर पूंजीपति हैं, अंबानी पूंजीपति है, अडानी पूंजीपति है, जिसके पास पूंजी है उसके पास सब कुछ है। तो सबसे पहले आपको परिभाषा के माध्यम से समझा देते हैं। पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवाद क्या है? वह प्रणाली है जिसमें निजी स्वामित्व होता है, किसी व्यक्ति के हाथ में। अडानी है, अंबानी है, बड़े उद्योगपति, पूंजीपति बोला जाता है। आपके एरिया में भी होंगे। आर्थिक निर्णय निजी रूप से लिए जाते हैं। आर्थिक निर्णय निजी रूप से लिए जाते हैं। आप समझिएगा।
जो भी आर्थिक निर्णय हैं, निजी स्वामित्व, हमारे पास पैसा है, मान लीजिए 10 लाख रुपए हमारे पास है या 10 करोड़ रुपए हमारे पास है, तो उस पर हमारा स्वामित्व है, हम उसके मालिक हैं, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पैसा हमारा है, किसी अन्य व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं। आर्थिक निर्णय 10 लाख है, 10 करोड़ है, 10 अरब है, मुझको जहां पर खर्च करना है मैं वहां पर खर्च करूंगा, यानी कि निजी रूप से निर्णय जहां पर लिए जाते हैं उसे पूंजीवाद कहते हैं। समझिएगा, जिसमें स्वामित्व मतलब मालिक जो सरकार होता है उसका निजी नहीं होता, वो सार्वजनिक होता है, निजी। ठीक है, इसका मेन पॉइंट क्या है? निजी स्वामित्व होता है, मेन होता है निजी। मतलब निजी मतलब हमारा है, हम मन कहे चाहे जो करें। और निर्णय जो लिए जाता है, आर्थिक निर्णय जो लिया जाता है, निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से लिया जाता है। अब आप समझिएगा, जैसे बड़े उद्योगपति हैं हमारे देश के, अडानी और अंबानी, वे लोग देखो बहुत सारी संपत्तियों को खरीद ले रहे हैं, सरकार की संपत्ति जो सरकार बेचती है खरीद ले रहे हैं। तो क्या करेंगे? ट्रेन अगर खरीद रहे हैं, मान लीजिए अगर ट्रेन खरीद रहे हैं तो पहले सरकार के खाते से चलता था, सब मालिक थे, उसमें एक सिस्टम था। अगर उनके हाथों में चला जाएगा तो अपने मन का किराया वसूल करेंगे, अपने मन का सुविधा जो होगा देंगे। बिजली सेक्टर है, मतलब कुल मिलाकर के पूंजीवाद उसे बोला जाता है जहां पर निजी होता है। जब निजी हाथों में, प्राइवेट हाथों में आ जाता है तो एक तरफ फ़ायदा भी होता है और एक तरफ घाटा भी होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, घाटा नहीं है, फ़ायदा भी है। अगर जो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, देखो सरकारी हैं, कोई पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहता। आप समझिए, एक एक कॉलेज, एक एक स्कूल छोटे छोटे बनाए गए हैं जहाँ पर पूरी सुविधाएं हैं, लेकिन एक एक स्कूल में 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या है? सरकारी है, लेकिन उसी स्थान पे बगल में अगर कोई प्राइवेट है, किसी पूंजीपति का है, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना। तो उसको हम आपको आगे बता रहे हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, एक एक टॉपिक समझ लीजिए ना। इसका कैरेक्टर क्या होता है, विशेषताओं में बताया गया है। निजी संपत्ति, जो संपत्ति होती है निजी होती है, निजी किसी व्यक्ति की होती है। रेलवे अगर आप देखेंगे तो सार्वजनिक है, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। तो सार्वजनिक का मतलब सरकार का मतलब सबका, हमारा जितना है उतना आपका भी, जितना आप के लिए है उतना हम भी यूज कर सकते हैं, चाहे रेलवे चाहे सड़क। ठीक है, निजी संपत्ति होती है। कीमत तंत्र, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी संपत्ति निजी हाथों में चली जाती है तो कीमत ही में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। अब प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, तो प्राइवेट में देखो ज़्यादा पैसा लेते हैं, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। कितना ड्रामा हुआ कोरोना काल में, कुछ नहीं हुआ। बहुत लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, कुछ नहीं हुआ। यानी कि कीमत इसमें ज़्यादा होती है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसको भी आप समझिए, एक एक पॉइंट को हम आपका क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, तीसरा, उद्यम की स्वतंत्रता। उद्यम की स्वतंत्रता, जो उद्यम मतलब उद्योग होता है वो स्वतंत्र होता है, चाहे जहां आप लगा सकते हैं। अब आप समझिएगा, इसमें कहा गया है आप काम धंधा जो भी हो, चाहे जहां जिस प्रकार चालू कर सकते हैं। इसमें आपको किसी से पूछना नहीं होगा पूंजीवाद में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, अभी पूंजीवाद नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दोनों चलता है, पूंजीवाद और समाजवाद। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है? कंपटीशन। कहा गया है स्वतंत्रता होने के कारण प्रत्येक उत्पादकों की बहुत संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, इस पूंजीवाद में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता क्यों है?
स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता अगर है तो वहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जो है ज़्यादा है। देखो मोबाइल का मोबाइल से कंपटीशन है, पहले बहुत था, जो हम लोग सिम यूज करते हैं पहले बहुत था। यही है पूंजीवाद। जियो को सरकार ने बढ़ावा दिया, सरकार ने BSNL को एक तरह से डिमोटिवेट किया, BSNL को बढ़ावा नहीं दिया, और सरकार ने क्या किया, उद्योगपतियों को ध्यान में दिया, उद्योगपतियों को ज़्यादा लाभ पहुंचाने की कंडीशन में सरकार है। तो इससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा थोड़ा कम हुई है। पहले सिम देखो एक से बढ़ के एक प्लान लॉन्च होते थे, अभी भी हैं, तो प्रतिस्पर्धा रहती है, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं, 5वां नंबर, लाभ की प्रेरणा। अब आप समझिएगा, सरकारी कॉलेज है, थोड़ी देर के लिए मानिए सरकारी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्राइवेट का एग्जाम्पल दे रहे हैं। सरकारी कॉलेज है, मास्टर साहब गए हैं पढ़ाने, 40,000, 45,000, 60,000, 1 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है, पढ़ाते नहीं हैं, वास्तव में नहीं पढ़ाते हैं। आप खुद पता कर लीजिए, सरकारी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, खासकर प्राइमरी, मिडिल, 8वीं तक, 10वीं तक, किसी किसी में अपवाद में हो सकता है। अब आप समझिए, GGIC थी, GGIC कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी थी जिले स्तर पे, लेकिन सब समाप्त हो चुकी है। क्या है, उनको तनख्वाह मिल रही है, उनको तनख्वाह मिल रही है, चाहे पढ़ाओ में चाहे ना पढ़ाओ में, महीने में आ जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पर प्राइवेट कॉलेज होता है तो वहाँ पर क्या होता है, अच्छी पढ़ाई क्यों होती है, क्योंकि जो उसका मालिक होता है वह चाहता है अधिकतम लाभ हर करना, लाभ के ऊपर सब कुछ निर्भर है। ध्यान दीजिएगा, अभी यही प्राइवेट को हाथों में दे दिया जाए, यही सरकारी स्कूल तुरंत चमक जाएंगे। अब आप समझिएगा, लाभ की प्रेरणा होती है, कोई भी उद्योग हो, कोई भी धंधा हो, लाभ की प्रेरणा होती है। BSNL है जैसे, आप समझिए, आपको ध्यान देना है, लाभ की प्रेरणा, जहाँ BSNL है, लाभ की प्रेरणा कहाँ रहती है लोगों में, उसमें कर्मचारियों में। कर्मचारी को तो तनख्वाह मिलना है, सरकारी खजाने से पैसा आ रहा है जनता का, तो नहीं ध्यान देते लोग, चाहे जो सरकारी देख लीजिए। तो लाभ की प्रेरणा प्राइवेट में, निजी रूप में ज़्यादा होती है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता भी अपने यहाँ देखो, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता बोला गया है इसमें। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है, कहा गया है कि पूंजीवाद में कहा गया है सारा ढांचा उपभोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर करता है। भाई उपभोक्ता हम हैं, हमारे बच्चे हैं, हम चाहेंगे तो सरकारी स्कूल में भेजेंगे, चाहेंगे तो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, चाहेंगे तो सरकारी बस में जाएंगे। देखो सरकारी बस कैसे खटारा बनी रहती है, चाहेंगे तो प्राइवेट बस में जाएंगे। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता होती है, चाहे जो यूज कर ले वो, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है 7वां नंबर, जो बता रहे हैं, कहा गया श्रमिक का वस्तु के रूप में प्रयोग। श्रमिक का वस्तु के रूप में प्रयोग। जो श्रमिक होते हैं, ध्यान दीजिए, प्राइवेट बैंक होती है, सरकारी बैंक का सुनाई दे रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकारी बैंक वाले क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाएंगे तुरंत ना। तो उनको पता है अगर प्राइवेट हो गया, अगर पूंजीवाद, अडानी ने खरीद लिया, अंबानी ने खरीद लिया, टाटा ने खरीद लिया, किसी ने खरीद लिया बैंक को खुद चलाएंगे अब, तो उनको काम करना पड़ेगा ज़्यादा, छुट्टी मिलेगी कम, क्योंकि कंपनी जो खरीदेगा उसको लाभ चाहिए। हम किसी बैंक को खरीदेंगे तो हम लाभ कमाने के लिए खरीदेंगे। सरकार के यहाँ घाटा में है तब वो एसी में बैठे हुए हैं। बैंक वाले के पास जाइए, जब आपकी बात नहीं सुनेंगे, 5 बार कहोगे नहीं सुनेंगे। कहो प्रिंटर खराब है, पासबुक प्रिंट करवाने चले जाइए वहीं, तो प्रिंट नहीं करेंगे, भैया प्रिंटर ख़राब है। हमारी यूट्यूब के एक इनकम है $111। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहली इनकम हमारी आई थी सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। आपको ध्यान देना है, प्राइवेट बैंक वाले क्या हुआ, सरकारी बैंक वाले $111, आपको मैं बता दूं बहुत दिन बीत गया, उसके बाद कम से कम 5-7 पेमेंट आ गई।
लेकिन अभी तक नहीं आई। अगर वही प्राइवेट बैंक होती तो वही हमको खोज करके ला कर देती। जाते हैं तो उनको बताते हैं वहाँ जाओ, उनको बताते हैं तो वहाँ जाओ। वो मेन बात मेरा खाता नहीं, मेरे भाई का खाता था। तो यही है समस्या, आप समझिए। श्रमिक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। काम करो, काम के बदले पैसा लो। नौकरी कर रहे हो तो नौकर की तरह काम करो सरकार के यहाँ बैंक में। आप चाहे जिस बैंक में चले जाइए, सुनते ही नहीं हैं, बैठे हैं आराम से, धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हैं, किसी से धीरे धीरे जमा कर रहे हैं। ये तो हालात ठीक हो गया जो सरकार ने नियम लगा दिया ये वाला, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के अलावा और जो टाइनी शाखा जो खुल गई प्राइवेट हाथों में। तो यही है, श्रमिक का वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग तमाम धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको आगे बताने जा रहे हैं गुण क्या है, दोष क्या है, सब बताएंगे इसमें हम आपको अब ध्यान देना है पूंजीवाद के गुण। गुण भी हैं, दोष भी हैं। के गुण, मेरिट, डिमेरिट सब होता है पूंजीवाद में। सबसे कहते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं में विविधता। जो वस्तु है, अब आपको समझ लीजिए, मैंने आपको प्राइवेट बस का एग्जांपल बताया, सरकारी बस का एग्जांपल बताया। कुछ समझ लीजिए किसमें व्यवस्था आपको ज़्यादा मिलेगी। प्राइवेट वाले में ज़्यादा मिलेगी, सरकारी वाले में ज़्यादा मिलेगी सुविधा। आ जाइए हवाई जहाज़ में, प्राइवेट वाले की तुलना कर लीजिए, सरकारी वाले की तुलना कर लीजिए। आ जाइए ट्रेन में, ट्रेन कुछ प्राइवेट चलती हैं, प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट वाले की, सरकारी वाले की। अब आप जिस नेटवर्क से हमसे जुड़े हुए हैं, बीएसएनएल का हाल देख लीजिए, प्राइवेट का हाल देख लीजिए। ज़मीन आसमान का अंतर आपको ना देखने के मिले, बताइए आप। चाहे जो सेवा आप लेंगे, चाहे जो सुविधा आप लेंगे, चाहे जो वस्तु खरीदेंगे, सरकारी और प्राइवेट में आपको अंतर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ज़्यादातर सुविधा आपको प्राइवेट में ही मिलेगी। कॉलेज में, अपने स्कूल में देख लीजिए, सरकारी वाले की क्या हालत है, प्राइवेट वाले की क्या हालत है। अब आप समझ सकते हैं। इसमें लिखना है साधनों का उचित प्रयोग। साधन मतलब क्या होता है? जिससे उत्पादन किया जाता है, जिससे सेवा प्रदान की जाती है। जैसे हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं सरकारी टीचर साधन है, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए साधन ही माना जाएगा। सरकारी टीचर को चाहे जितना तनख्वाह मिले, 99% पढ़ाई नहीं करवाते। आपको खुद पता होगा ना, टाइम से नहीं जाते। प्राइमरी स्कूल में देख लीजिए, कहीं का भी प्राइमरी स्कूल हो। अब आप समझिएगा, साधनों का उचित प्रयोग। लेकिन अगर वहीं पर प्राइवेट वाला रहेगा, पूरा कस के काम लेगा। अगर आप 8 घंटे के लिए जाते, 8 घंटे ड्यूटी है, 7 घंटे ड्यूटी है, 6 घंटे ड्यूटी है या 12 घंटे ड्यूटी है, तो पूरा कस के काम लेगा वो। साधनों का उचित प्रयोग करेगा वो। साधन खाली ना बैठा पावे, टीचर खाली ना बैठे पावे। वैसे भी प्राइवेट, और आप अन्य जगहों पर देख लीजिए, बीएसएनएल के कर्मचारी को देख लीजिए, आरामदायक रहेंगे। आप वोडाफोन आइडिया के कर्मचारी को देख लीजिए, आप जियो के कर्मचारी को देख लीजिए। कभी बीएसएनएल का सिम हो आपके पास, तो आपके पास कभी कॉल नहीं आएगा, हेलो सर आपका कॉल, आपका डाटा समाप्त हो गया है, सेवाएं बंद की जा सकती हैं। लेकिन उसी स्थान पे जियो वाले तुरंत तत्काल फ़ोन कर देते हैं आपके पास। समझिए, एक एक लोगों के पास फ़ोन करवाते हैं। तो आप समझिए कितना साधनों का उचित प्रयोग। मतलब कर्मचारी रखा है उन्होंने तो बैठा ना रहें, काम करते रहें, कुछ न कुछ उनको काम सौंप दिया जाएगा। चाहे साधन हो, चाहे मशीन हो, सरकारी मशीन हो, चाहे प्राइवेट मशीन हो, चाहे सरकारी गाड़ी खड़ी रहा है, सड़ जा रही है, लेकिन प्राइवेट वाला उसका पूरा उपयोग करता है। काम की प्रेरणा दी जाती है इसमें। रुक जाओ, आगे कहा गया है काम की प्रेरणा। काम की प्रेरणा, एम है हमेशा मोटिवेशन। सेमिनार हमेशा कुछ न कुछ लीडर होते हैं, वो आएंगे
और इसमें काम करने की प्रेरणा देंगे, इसमें टारगेट निर्धारित कर देंगे, वेतन भी मिलेगा अगर आप अच्छा काम करेंगे, इंसेंटिव भी मिलेगा आपको, ठीक है, इंसेंटिव, जिससे लोगों को वृद्धि होती है, लोगों की आय में और राष्ट्रीय आय में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। इसको भी आप समझिए, ठीक है। अब आप समझिए कुशल उत्पादन, जो सामान बनेगा, जो सेवा दी जाएगी, कुशल होगी, अच्छी होगी, उचित क्वालिटी की होगी, ठीक है। हमेशा ध्यान दिया जाएगा कि एक न एक मॉडल, नया नया मॉडल निकालने का प्रयास किया जाएगा। जीवन स्तर में सुधार, अगर प्राइवेट ना होता, जीवन स्तर में सुधार, अगर प्राइवेट सिम ना आया होता, सरकारी वाले अभी रोते होते ऐसे। अब आप समझ लीजिए, सरकारी वाले रोते होते, लेकिन प्राइवेट जियो आया, डाटा सस्ता कर दिया, तो सरकार मतलब कि इसमें क्या होता है, जीवन में सुधार भी होता है। और जैसे ये भी जान लीजिए, अगर आप सरकार के भरोसे रहेंगे तो जो विदेशों में जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, चाहे विदेश में चाहे देश में, अगर आप इंडिया में भारतीय गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आपको लेट मिलेगा। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, जल्दी टेक्नोलॉजी लाई जाती है, तुरंत। उसके बाद स्वचालित, स्वचालित में कहा गया है यह आर्थिक व्यवस्था स्वयं से चलती है, मतलब इसे अपने आप चलाया जाता है। किसी भी उत्पाद की मांग अधिक हो, उत्पाद के लिए नए उत्पादक बाजार में प्रवेश कर, मतलब कि कोई भी आ सकता है मार्केट में, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, अपनी सेवा लॉन्च कर सकता है, कोई भी मार्केट से तुरंत जा भी सकता है। लेकिन अगर सरकारी वाली कंपनी खुल गई, घाटे में चलानी पड़ती है सरकार को, ये भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। घाटे में भी चलती है सरकारी कंपनियां, बैंकें। 7वां उद्यमशीलता का विकास, इससे क्या होता है, लोग उद्यमी बनते हैं। उद्यमी का मतलब क्या होता है, लोग खुद प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उद्यमशीलता का विकास होता है। मतलब एक को देख करके दूसरा व्यक्ति क्या करता है, बिजनेस को बढ़ावा देता है, नया नया प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करता है। 8वां नंबर आर्थिक स्वतंत्रता होती है, जहां मन कहे चाहे जितना खर्च करो, स्वतंत्रता। और सरकारी वाले में क्या होता है, सरकारी वाले में होता है कि वहाँ पर कैबिनेट का प्रस्ताव लाना पड़ेगा, एक फाइल दूसरे के यहाँ जाएगी, दूसरा तीसरे के यहाँ जाएगी, ये होता है। अब जैसे मैंने दोष तमाम गुण बताएं, तो भैया गुण बताए हैं तो दोष भी बताना जरूरी है। दोष का मतलब कमी है पूंजीवाद की। पूंजीवाद की पहली कमी क्या है, आय तथा धन का असमान वितरण। आय तथा धन का असमान वितरण, समझना है आपको। जो इनकम है, गरीब वाला गरीब रह जाता है, अमीर वाले अमीर बनते चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बड़े लोगों के पास, उद्योगपतियों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है और गरीबों के पास गरीब ही रह जाते हैं। इसका मतलब यही बनेगा और कुछ नहीं। वर्ग संघर्ष होता है इसमें, फिर वर्ग संघर्ष आपस में, ध्यान दीजिएगा। एक और धनी विलासितापूर्ण जीवन बिताते हैं, दूसरा नंबर जो गरीब लोग हैं वो अपना पेट भरने के लिए जीते हैं, उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ज़्यादा काम कराया जाता है, मजदूरी कम दी जाती है, हड़ताल होता है, तालाबंदी होता है, घेराव होता है। अब आप समझिए जो मैंने पीछे बताया। तीसरा, श्रमिकों का शोषण होता है, श्रमिकों से बहुत काम कराया जाता है, शोषण किया जाता है। शोषण का मतलब काम ज़्यादा दाम कम दिया जाता है। अपव्यय पूर्ण प्रतिस्पर्धा। अब आप समझिए, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिस पूंजीपति के पास ज़्यादा पैसा है, उसका कंपटीशन सब नहीं कर सकते हैं, छोटे लोग नहीं, बड़े लोग भी नहीं कर सकते हैं। अब आप समझिएगा,
पांचवा बेरोजगारी। अब आप समझिएगा, तमाम सरकारी कंपनियां हैं, वो प्राइवेट कंपनियां हैं जो मशीनों से ज़्यादा काम कराती हैं। समझिएगा, जो मशीनों से ज़्यादा काम कराती हैं, इससे क्या होता है, मशीनों से ज़्यादा काम कराने के कारण लोगों को बहुत बेरोजगार हो जाते हैं लोग। इसको आप समझ लीजिए, इसको आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद आपको बताते हैं समाजवाद के बारे में। आपको नई लाइन ध्यान देना है, नया टॉपिक आपका होगा समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है, समाजवाद का मतलब होता है सोशलिज्म, इंग्लिश में कहते हैं सोशलिज्म। का मतलब होता है समाज के प्रत्येक तबके को बराबर अधिकार प्रदान किया जाता है, समान अधिकार प्रदान किया जाता है समाजवाद में। इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। इसमें आपको लिखना है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है, लिखना है आपको। जिसमें आपको ध्यान देना है देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है, निजी व्यक्तियों का नियंत्रण नहीं होता है, याद रखिएगा। और आप लिख सकते हैं समाज के प्रत्येक वर्ग को समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर उपलब्ध कराया जाता है, सभी के कल्याण के लिए काम किया जाता है। समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर उपलब्ध कराने का काम किया जाता है, ठीक है। सरकार के अधीन आता है सब, इसको आप ध्यान देंगे। लक्षण क्या है, लक्षण मतलब चाहे लक्षण बोलिए चाहे विशेषताएं बोलिए। इसका पहला है सामाजिक अथवा सामूहिक स्वामित्व। सामाजिक अथवा सामूहिक स्वामित्व, ध्यान देना है। इसमें जो समाज है आपको ध्यान देना है आगे। पहला हो विशेषता में सामाजिक अथवा सामूहिक स्वामित्व, इसमें दोनों का अधिकार होता है बराबर, मतलब कि सामाजिक स्वामित्व होता है, सामूहिक सबका होता है। इसमें जितना आपका अधिकार है उतना हमारा अधिकार है। सरकार हमारे लिए करेगी तो आपके लिए भी करेगी, ठीक है। दूसरा नंबर आपको लिखना है निश्चित उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य में आपको ध्यान देना है, जैसे सरकार का उद्देश्य क्या होता है, रोजगार को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ाना, समझिएगा। धन का असमान वितरण रोकना, मतलब कि जनता का भी कल्याण हो, सभी जनता का कल्याण होना चाहिए इसमें, ठीक है। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है, तमाम सरकार की संस्थाएं हैं समय समय पर इकोनॉमिक से संबंधित प्लान बनाती हैं। नियोजन देखो शब्दों से भी पहचाना जाता है, सामाजिक अथवा सामूहिक स्वामित्व, समाज के प्रत्येक वर्ग को भागीदारी मिलेगी और सबको मिलेगी, सरकार सबके लिए करेगी। निश्चित उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना, उसमें औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। अब आप समझिए जैसे गरीब और अमीर के खाई को पाटना, सरकार इसमें जनता से अमीरों से टैक्स लेती है, गरीबों पर खर्च करती है सरकार इस पर। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए
इंडस्ट्री को लगाने के लिए सरकार समय समय पर अपना सब काम करती है। सरकारी नियंत्रण, सरकार का पूरा नियंत्रण होता है इसमें। सरकारी नियंत्रण, भैया लोग, इसमें सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। 100% कंट्रोल सरकार का होता है सब पर। कीमत कितनी होनी है, बिजनेस क्या है, विदेश से क्या सामान आए, क्या खरीदा जाएगा। 5वां नंबर, प्रतिस्पर्धा का अभाव। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन नहीं होता, अभाव है प्रतिस्पर्धा का। 6वां नंबर, सामाजिक कल्याण। समाज के कल्याण को ध्यान में दिया जाता है, सामाजिक कल्याण का काम किया जाता है। ठीक है, इसमें अगला होता है 7वां नंबर, सीमित निजी क्षेत्र। जो निजी क्षेत्र होगा वो सीमित होगा, लिमिटेड होगा, बहुत कम, मतलब कि बहुत कम उसको महत्व दिया जाएगा। मतलब जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, जैसे डाक विभाग है, रेलवे विभाग है, सब पर किसका वो होगा, सब पर सरकार का नियंत्रण होगा। बड़े बड़े पर छोटे छोटे निजी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके गुण हैं और दोष भी हैं, उसको भी बता देते हैं। आपको ध्यान देना है गुण क्या है। गुण में कहा गया है आर्थिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। आर्थिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। आपको ध्यान देना है जो सरकार के पास पैसा, आर्थिक साधन का मतलब जहाँ जहाँ से पैसा आए उसे आर्थिक साधन कहते हैं। अब आप समझिए, सरकार समाज के कल्याण को ध्येय मानती है इसमें, कि समाज का कल्याण हो, और ऐसा होता कम है, ये भी मैं बता दूं। सरकार मानती है लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते गड़बड़ा जाता है मामला। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, आर्थिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। इन्होंने कहा है, होना भी चाहिए, कहा है सही इन्होंने, लेकिन कमियां हैं, जो कमियां हैं उसे आप झुठला नहीं सकते। मूल समस्याओं का बेहतर हल, जैसे स्वास्थ्य की समस्या हमारे यहाँ ज़्यादा है, मूल समस्याओं का बेहतर हल। जो मुख्य समस्याएं होती हैं, जैसे स्वास्थ्य की समस्या है, फ्री में दवाएं दे दी जाती हैं, जैसे सड़क फ्री में बना दी जाती है सरकारी धन से, और शिक्षा फ्री में दे दी जाती है, इसे कहते हैं मूल समस्याएं। आपको ध्यान देना है थोड़ा आगे, कहा गया है तीसरा, अपव्यय पूर्ण विज्ञापनों का ना होना। मतलब जो विज्ञापन अपव्यय पूर्ण विज्ञापनों का ना होना। अपव्ययपूर्ण विज्ञापनों का ना होना मतलब होता है, मतलब विज्ञापन पर फालतू खर्चा नहीं किया जाता, याद रखिएगा। ऐसे इसमें लोग खुद पसंद करते हैं, ऑटोमेटिक खुद जुड़ते हैं, रुचि रखते हैं। ठीक है, उसके बाद कम चक्रीय उतार चढ़ाव, कम चक्रीय उतार चढ़ाव। कहा गया है इसमें जो उतार चढ़ाव होता है कम होता है। जैसे तेजी मंदी, मतलब तेजी मतलब महंगाई, और मंदी सस्ताई का आमना सामना बहुत कम होता है, मतलब कि विपरीत परिस्थिति कम पड़ती है इसमें। उसके बाद आपको बताएंगे अधिक तेजी से इसमें विकास भी होता है। अधिक तेजी से क्या होता है, विकास को बल मिलता है। ठीक है, ठीक है। वर्ग संघर्ष नहीं होता, मतलब आपस में लोग लड़ते नहीं। वर्ग संघर्ष मतलब मालिक का कर्मचारी से लड़ना झगड़ना नहीं होता, हड़ताल तालाबंदी नहीं होती। शोषण से मुक्ति मिलती है,
शोषण से क्या होती है, मुक्ति मिलती है शोषण से। ठीक है। सातवां नंबर, आय के असमानता में कमी। जो आय होती है इसमें गरीब वर्ग को भी महत्व दिया जाता है। समाजवाद में ऐसा नहीं था, इसमें क्या था, सॉरी पूंजीवाद में ऐसा नहीं था। इसमें आय में गरीब अमीर की खाई को पूरा किया जाता है। ठीक है। जो आर्थिक संकट आते हैं, आर्थिक संकट से निपटना उपयुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, जो आर्थिक संकट होते हैं उनसे निपटना उपयुक्त होता है, उससे आप निपट सकते हैं, इसमें सरकार निपट लेती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोष भी हैं, दोष भी हैं, समाजवाद के भी दोष हैं। अब आप समझिएगा दोष क्या है समाजवाद के। पहला, लागत आंकने का कोई सही आधार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी लापरवाही होती है इसमें। लागत आंकने का कोई सही आधार ही नहीं है। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है। क्या कहा गया है इसमें, अर्थव्यवस्था कुशल ढंग से कार्य कर सकती है, ना ही साधन। जो साधन होते हैं सरकारी तंत्र में, आप देख रहे हैं ना, सरकार का जब नियंत्रण होता है तो लोग काम नहीं करते, टीचर पढ़ाते, नए कर्मचारी काम नहीं करते, बैंकों में देखी जाइए लापरवाहियाँ बहुत सारी होती हैं। ठीक है। इसमें उपभोक्ता को चाहे अच्छा सामान मिले चाहे सस्ता मिले, सबको लपेट कर चलना पड़ता है, आप खुद जानते हैं। सरकारी में योजना लागू कराने में कठिनाई, योजना लागू कराने में बड़ी कठिनाई होती है, घूसखोरी चलती है, तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार आ जाता है, घूसखोरी बहुत चलती है। ठीक है। व्यक्तिगत कार्यकुशलता, व्यक्तिगत कार्यकुशलता का महत्व नहीं होता। महत्व नहीं होता इसमें, स्वतंत्रता का अभाव होता है। आप स्वतंत्र नहीं होते, बंधे होते हैं सरकारी नियमों में, कानूनों में, पारदर्शिता नहीं होती। ये आपका टॉपिक हो गया। इसके बाद हम आपको बताएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। आपको पूरा वीडियो देखना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद मैंने आपको बताया है पूंजीवादी के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का पूरा योगदान होता है। पूंजीपति कोई निजी व्यक्ति किसी भी संस्था का मालिक होता है। किसी भी संस्था का मालिक कौन होता है? कोई निजी व्यक्ति होता है। अच्छे से मैंने बताया है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार मालिक होती है। सरकार जनता के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं निकालते हैं। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
और समाजवादी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे गुण आपको देखने मिलेंगे और दोष भी देखने को मिलेंगे। गुण भी देखने मिलेंगे और दोष भी आपको देखने के मिलेंगे। लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? कोई आपसे कहीं पूछे तो विकल्प में कहीं पर पूछा जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, मिश्रित का मतलब होता है पूंजीवाद का भी योगदान यहाँ पर है और समाजवाद का भी योगदान है। कैसे? आपको मैंने कई बार बताया है पिछले में। ध्यान दीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है? सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। सरकारी होगा तो समाजवादी होगा और प्राइवेट होगा तो कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, सरकारी हॉस्पिटल होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। दोनों हॉस्पिटल अपने यहाँ हैं, यानी कि समाजवाद भी है और पूंजीवाद भी है। सरकारी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी है। आप देखिए, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट भी स्कूल है। सरकारी बस है, प्राइवेट बस है। इसका मतलब क्या है? पूंजीवाद और समाजवाद के जो मुख्य विशेषताएं हैं, उनके सम्मिश्रण को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आपको लिखना है, अगर आपसे पूछा जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको लिखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ध्यान दीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? निजी एवं सार्वजनिक दोनों का सहयोग होता है। दोनों का सहयोग होता है। आप लिख सकते हैं, पूंजीवाद का भी सहयोग होता है और समाजवाद का भी सहयोग होता है। जहां पर पूंजीवाद का सहयोग होगा और समाजवाद का सहयोग होगा, तो वहां पर क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, मैंने बता दिया। सरकारी कॉलेज भी चलते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी चलते हैं। सरकारी कॉलेज भी चलते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी चलते हैं। सरकारी बसें चलती हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं। सरकारी बिजली उत्पादन केंद्र हैं, प्राइवेट बिजली उत्पादन केंद्र हैं। सरकारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं। तो ये हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं समझना है, ठीक है। आपको आगे ध्यान देना है विशेषताओं के बारे में। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले क्या लिखना है आपको? हमारे पास किताब है, वैसे भी आप लिख सकते हैं निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। निजी का मतलब प्राइवेट, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। तो मैंने पहले बता दिया, दोनों साथ चलते हैं, दोनों का योगदान रहता है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी के साथ ग्रो करने में दोनों का योगदान होता है, ठीक है। अब देखो, अगर सरकारी कॉलेज की ही बात करें, अगर अपने यहाँ सरकारी ही हो तो बच्चों के नाम लिखाने की जगह नहीं बचेगी। मतलब बच्चे जो होंगे इतने ज़्यादा हो जाएंगे
कि लोग पढ़ लिख नहीं पाएंगे फिर। और आप समझिए प्राइवेट भी हैं तो कुछ प्राइवेट में जाते हैं, कुछ सरकारी में जाते हैं। यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था की खूबसूरती, आप समझिएगा। अगर सरकारी अस्पताल हो तो सरकारी अस्पताल में इतने मरीज हो जाएंगे कि कितने लोग मर जाएंगे, तो वहीं पर प्राइवेट का भी योगदान है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आप समझ लेंगे। कह रहा है सरकारी नियंत्रण। अब आप एक बात समझिए कि सरकारी नियंत्रण प्राइवेट पर नहीं होता है, सरकारी पर नहीं होता है। सरकारी पर भी सरकारी नियंत्रण होता है, लेकिन सरकारी पर पूरा होता है, और प्राइवेट में, निजी में कुछ हद तक सीमित होता है, मतलब कुछ हद तक होता है। कहा गया है सरकारी नियंत्रण में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार प्रजातंत्रात्मक योजनाओं के द्वारा आर्थिक विकासशील के लिए प्रयत्नशील रहती है। योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र दोनों को महत्व दिया जाता है, सारे समाज के कल्याण के लिए, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। मतलब कि सब पर नियंत्रण सरकार का होता है। नियम कानून कौन बनाता है? नियम कानून सरकार बनाती है। बस मोटा मोटा आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं समझना, इसमें सरकार का नियंत्रण तो होता ही है। निजी संपत्ति तथा आर्थिक समानता। निजी संपत्ति तथा आर्थिक समानता, इसमें क्या होता है? निजी संपत्ति होती है। कहा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति एकत्र करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन देश की आय तथा धन के वितरण में समानता को प्राप्त करने के लिए नीतियां, मतलब कि अब आप समझिए, आप संपत्ति निजी, हमारी कोचिंग है, निजी हमारा कॉलेज है, निजी हमारा अस्पताल है, तो हम निजी तौर पर धन इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हमें टैक्स देना पड़ेगा। आयकर आगे बोला गया है इसमें, आपको आयकर देना पड़ेगा, संपत्ति कर देना पड़ेगा, सरकार आपसे टैक्स भी लेगी। ऐसा नहीं है कि आपका निजी है तो आप पैसा कमा लीजिए, बगल हो जाइए, ऐसा नहीं है। पैसा भी आप कमाएंगे और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। निजी संपत्ति आप इकट्ठा करिए, लेकिन आर्थिक समानता बनाए रखने के लिए, आर्थिक समानता का मतलब जो संस्थाएं ज़्यादा पैसा कमाएंगी उनसे सरकार टैक्स के रूप में वसूलेगी, टैक्स के रूप में वसूलने के बाद उसको सरकारी पर भी खर्च करेगी। जैसे अमीरों से सरकार ज़्यादा टैक्स लेती है, वो जो फ्री में राशन बांटती, फ्री में तमाम निःशुल्क उपचार की सेवाएं हैं, निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवाएं हैं, निःशुल्क बहुत सारी सेवाएं हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त है, आपको पता ही है, खाना भी मिलता है, खिचड़ी भी मिलती है। तो अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों तक समानता लाने का प्रयास किया जाता है। वो बात अलग है, समानता आना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, 3 मैंने बता दिया। सभी टॉपिक के फोटो हैं हमारे पास। ठीक है, शोषण से बचाव होता है इसमें। ठीक है, इसमें कहा गया है शोषण से बचाव भी होता है। पूरा टॉपिक नहीं इसमें दे रहे हैं आपको। लिख लेना है थोड़ा से। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, मतलब कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना मतलब कि कैसे भी जनता का कल्याण हो, कैसे भी जनता तक तमाम सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके, यही कहा गया इसमें। ठीक है, उसके बाद कीमत नियंत्रण प्रणाली। यह एक बात ध्यान दीजिएगा, कीमत नियंत्रण प्रणाली
आपको ध्यान देना है, कीमत को नियंत्रण भी करती है सरकार इसमें। अब आप समझ लीजिए कि भले विस्तृत अर्थव्यवस्था में आप समझते हैं निजी है, कोई बात नहीं, सार्वजनिक है, कोई बात नहीं, मतलब सरकारी और प्राइवेट। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है तो आप जितना मन कहे उतना वसूल लेंगे, ऐसा नहीं है। सरकार कीमत को नियंत्रित करती है, सरकारी पर भी, मतलब पूंजीवाद पर भी, यानी कि समाजवाद पर भी, और पूंजीवाद पर भी सरकार का नियंत्रण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद जब सरकार आवश्यकता समझती है प्राइवेट का तो राष्ट्रीयकरण कर देती है। देखिए बहुत सारी बैंकें हैं, शुरू में चलती हैं, जब उनका अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, सरकारी मानकों को पूरा कर लेती हैं, तो क्या करती हैं कंपनियां, वो सरकार अपने अंदर खींच लेती है। जैसे कोरोना काल में आपने सुना होगा कि कितने प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। तो प्राइवेट थे लेकिन उनको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। आप सुनते होंगे कॉलेज मान्यता प्राप्त है, कोई बात नहीं, फिर शुरू में प्राइवेट रहता है, बाद में वो सरकारी हो जाता है। आप देखते होंगे अपने इलाके में किसी व्यक्ति के नाम से कॉलेज होगा, या स्वर्गीय हो गया है, या कोई और है, कोई जैसे कोई कॉलेज की स्थापना हुई, शुरू में उसको किसी निजी व्यक्ति ने किया, लेकिन बाद में सरकार जब आवश्यकता समझती है तो उसको अपने हाथों में ले लेती है, अपने अंडर में ले लेती है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं राष्ट्रीयकरण कर सकती है, मतलब कुल मिलाकर के अपने अधीन ले लेती है। लाभ का उद्देश्य समझना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है लाभ के उद्देश्य को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया गया है वित्तीय साधनों की गतिशीलता। वित्तीय साधनों की गतिशीलता। जो वित्तीय साधन होते हैं, वित्त मतलब पैसा प्राप्त करना, वित्त का मतलब क्या होता है, पैसा प्राप्त करना। इससे क्या होता है, सरकार को वित्त मतलब धन प्राप्त करने में सहायता मिलती है, मतलब कि सरकार को टैक्स वगैरह लेने में भी सहायता मिलती है। तो इतना बहुत है, आपको विशेषता में इतना बहुत है। इसके गुण बताने जा रहे हैं, इसके दोष बताने जा रहे हैं, सब कुछ बताएंगे इसमें। तो आप इसको सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं गुण, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण। गुण में सबसे पहले आपको लिखना है आर्थिक स्वतंत्रता, एवं पूंजी निर्माण। अब आप समझिए इसका मतलब क्या होता है। जरूरी नहीं किताब से आपको देखने को मिले। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब होता है, आप समझिए मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम कोचिंग पढ़ाते हैं, हम चाहे जहां कोचिंग खोल सकते हैं, स्वतंत्रता है इसमें। किसमें, मिश्रित में। आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, इसमें सबको स्वतंत्रता है। पहली बात, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं, सरकारी भी प्राइवेट भी, सब कुछ में स्वतंत्रता है कि नहीं है। कोई कारोबार करना चाहते हैं, इससे क्या होता है, जब स्वतंत्रता होती है तो पूंजी का निर्माण होता है। भाई हम भी अपनी पूंजी बढ़ाएंगे, हम भी अपना बिजनेस करेंगे, आप भी करेंगे, अगला भी व्यक्ति करेगा, सरकार भी करेगी। इससे क्या होता है, राष्ट्र में उत्पादन बढ़ता है। जैसे सरकारी कंपनी लगाई जाए, या कोई कोचिंग खोला जाए, कोई स्कूल कॉलेज खोला जाए, इससे क्या होता है, सेवाएं लोगों के पास ज़्यादा जल्दी पहुंचती हैं, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलता है। अगर सरकारी के भरोसे सब रहें, अगर सब सरकारी के भरोसे ही रहें तो कहाँ से संभव हो पाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रतियोगिता तथा कुशल उत्पादन, इसमें प्रतियोगिता है, समझिएगा, तथा
कुशल उत्पादन। इसमें कंपटीशन है, इसमें क्या है, प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता है, कंपटीशन। जैसे आप सिम में देख लीजिए, कंपटीशन है, हम नेटवर्क अच्छा देंगे, हम नेटवर्क अच्छा देंगे। इससे जनता को, पब्लिक को अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तेज नेटवर्क मिल जाता है। जब कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो खराब वाला देगा, खराबे वाला मिलेगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है एक बार फिर से। अब कोई किताब मान लीजिए, एक किताब मान लीजिए, ऑडिटिंग की किताब हमारे पास है। अगर अकेले रहेगा तो खराब, अच्छा, खराब पेज, जैसे मन कहेगा गलत प्रिंट करके दे देगा। जब इससे कंपटीशन रहेगा तो गलतियां नहीं करेगा प्रिंटिंग प्रेस। गलतियों के साथ साथ हमेशा अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हमारा कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो हम खराब पढ़ाएंगे। अगर कंपटीशन रहेगा तो अच्छा, लोगों को, जनता को, पब्लिक को फ़ायदा मिलता है, जनता का पैसा फालतू बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, साधनों का कुशल बंटवारा। साधन मतलब क्या होता है, जिससे उत्पादन किया जाता है। साधनों का कुशल बंटवारा। आपको ध्यान देना है, साधन का मतलब कहा गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों इस बात के लिए प्रतिनिधित्व हैं कि साधनों का कुशलतम उपयोग किया जाए। जैसे कोई कंपनी है, जैसे हमारी कंपनी है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास मशीनें हैं, उनका अच्छा उपयोग किया जाए। सरकार के पास, सरकारी कंपनी है तो उनको अच्छा उपयोग किया जाए। सरकार के पास कर्मचारी हैं, सरकार के पास मशीनें हैं तो उनको अच्छा यूज किया जाए। योजनाओं को के लाभ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई योजना आती है, योजनाओं के लाभ तीव्र गति से जनता को मिलता है। इसमें तीव्र का मतलब होता है तेजी से मिलता है। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कोई योजना आ गई, अब आप समझिए, नहीं आप समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, बैंकिंग से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित कोई योजना आ गई, तो अब आप समझते होंगे कि अब सरकार के यहाँ अगर कोई ऑनलाइन सरकारी बैंक में होगा तो कितने लोग छूट जाएंगे, नहीं हो पाएगा। उसको क्या कर दिया जाता है, प्राइवेट कर दिया जाता है। तो प्राइवेट वाले भी अपना कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। अगर आप समझिए थोड़ी देर के लिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में थोड़ा आप आएंगे, थोड़ा सरकारी बैंक को ले लीजिए जो आपके क्षेत्र में है, टाइनी शाखा खोल दिए हैं। टाइनी शाखा तो प्राइवेट हाथ में है किसी व्यक्ति के। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए टाइनी शाखा जो है वहां से बहुत सारे लोग पैसा निकलवाते हैं, जमा करते हैं, आप समझ सकते हैं। टाइनी शाखा में अगर सब बैंक में पहुंच जाए तो नहीं होगा। तो इसीलिए क्या कहा गया है, योजनाओं का लाभ तीव्र गति से। जैसे स्मार्ट कार्ड बनता है, जैसे आप सुनते होंगे ये वाला स्वास्थ्य वाला जो कार्ड बनता है, आयुष्मान भारत ना, सरकारी में ही नहीं लगता, प्राइवेट में भी लगता है। तो इसको प्राइवेट हाथों में भी सौंपा जाता है, सरकारी हाथों में भी सौंपा जाता है। तो इससे जनता को जल्दी लाभ हो जाता है। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता का मतलब होता है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई जो होती है कम होनी चाहिए। अब एक व्यक्ति बहुत अमीर है, दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब है, तो इस असमानता को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। ठीक है, शोषण से बचाव। देखो भाई, शोषण से बचाव, इसमें सरकार कभी कभी शोषण करने लगती है तो प्राइवेट वाले सुविधा दे देते हैं, और प्राइवेट वाले अगर शोषण करेंगे तो सरकार क्या नियंत्रण है, सरकार का हंटर चलेगा। तो इससे बचाव मिलता है। ये लाभ हैं, सब आप जानते हैं, कुछ बताना भी नहीं है हमको इसमें ज़्यादा। अब आपको हम बताते हैं दोष। भैया जहाँ लाभ है
वहाँ दोष भी है कि नहीं। सबसे पहले अनिश्चितता, ध्यान दीजिएगा, अनिश्चितता का मतलब क्या होता है। कहा गया है, ठीक है, अनिश्चितता मतलब होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र में आवंटित किया जाता है। कई बार ऐसे क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है जिन्हें बाद में खोल दिया जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आपने कॉलेज खोला प्राइवेट, कभी कभी सरकार की नज़र आपके कॉलेज पर रहती है, सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेती है, उसका भुगतान भी करती है, ऐसा नहीं है। तो अनिश्चित है, दोनों अनिश्चित है। सरकारी कभी प्राइवेट भी हो सकता है, प्राइवेट कभी सरकारी भी हो सकता है, ये भी ध्यान दीजिए। सरकार खरीद भी सकती है, सरकार बेच भी सकती है, अनिश्चितता है इसमें। आप सुनते होंगे कंपनियां बिक रही हैं ना, LIC के कुछ शेयर बिक रहे हैं, और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब बिजली कंपनियां हैं, रेलवे है, सब बिक रहा है। कभी कभी बिकता भी है, कभी कभी बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे कॉलेज सरकार खरीद भी लेती है, अनिश्चित है ये। दूसरा, इसमें सरकार का आंशिक नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण जो होता है आंशिक होता है, कहीं ना कहीं सरकारी पर भी प्राइवेट पर भी, ठीक है, पूरा नहीं होता। कार्य कुशलता का अभाव, अब देखो लोग मन लगाकर काम भी नहीं करते, वही अभाव होगा। कहा गया है कि अभाव होता है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कुशलता की कमी पाई जाती है क्योंकि सरकारी कर्मचारी उत्तरदायित्व का पालन नहीं करते हैं। प्राइवेट बैंक में चले जाइए, HDFC वाले बैंक में चले जाइए आप, अब बैंक ऑफ इंडिया वाले बैंक में चले जाइए। बैंक ऑफ इंडिया हमारे यहाँ है, इतनी घटिया बैंक है, इतनी घटिया बैंक है कि लोग गाली देते हैं बेचारे। आप HDFC में चले जाइए, ICICI में चले जाइए, तुरंत ऑटोमेटिक सब काम होता है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कार्य कुशलता का सरकारी में अभाव होता है, याद रखिएगा। निजी क्षेत्र के विकास में बाधा भी, तीसरा हो गया। चौथा क्या है, भ्रष्टाचार। भैया भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का अनुचित प्रयोग करते हैं। तमाम देख रहे हैं, जिसकी सरकार है अनुचित प्रयोग करता है, अनुचित नियम कानून लागू करवाता है, अनुचित तरीके से ठेका पट्टा सब कुछ होता है। अब आप सब देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, भ्रष्टाचार भी है। निजी क्षेत्र के विकास में बाधा, अगर कोई प्राइवेट क्षेत्र है उसको तमाम नियम कानून का पालन करना पड़ता है। नियम कानून के पालन में आप समझ सकते हैं बाधाएं तमाम आती हैं। बाधाओं में आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी अगर बिल्डिंग भी बनवाना है, बिल्डिंग 2 मंजिला है, तीसरा करना है, पहले परमिशन तो पहले घूस। अब आप समझ लीजिए, इसमें काला धन उपजता है ज़्यादा। काला धन किसे कहते हैं, पेपर में आता है आपके, समानांतर अर्थव्यवस्था। काला धन वह धन जिस पर सरकार को टैक्स ना दिया गया, वही काला धन है और कुछ नहीं है। कोषों का दुरुपयोग, सरकारी जो कोष होते हैं, देखो दुरुपयोग, जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम नहीं होगा, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ काम होता है, और बड़े पैमाने पर नुकसान होता है सरकारी फंड को। अब आप समझ सकते हैं हर जगह हो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे आप इतना तैयार कर लीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में इतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।